हाय स्टूडेंट्स, आई एम साहिल। वेलकम टू योर चैनल ऑफ आईआईटी मंथन। आज हम एल्काइल हैलाइड्स में फर्दर और आगे जाएंगे और मेजरली आज हम कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सारे के सारे रिएक्शंस जो थे वो या तो SN1 से थे और SN2 से थे। रिएक्शन मैकेनिज्म के यूनिट में हमने दोनों पढ़े थे, SN1 SN2। आज के लेक्चर में हम थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे SN1 SN2 में और इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा दोबारा से एक बार देखेंगे इसको, कुछ पॉइंट्स जो थोड़े जो और इलेबोरेट करेंगे SN1 SN2 पे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी पे और बेसिसिटी पे बात करेंगे। तो SN1 SN2 रिएक्शन जो है हमें पता है, इनमें आज हम SN1 SN2 पे बात करेंगे थोड़ा और इन डेप्थ। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे पहचाननी है, क्या होती है, एंड बेसिसिटी, इस पे बात करेंगे। इन दोनों चीज़ें में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे SN1 और SN2 पे। तो लेट्स स्टार्ट विद SN2, नहीं, लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है? देखो, दोनों में ही, इन दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और एक लीविंग ग्रुप होता है, करेक्ट। और अगर अब याद हो, एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस का अटैक होता है। तो हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और बेस क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल का यूज़ कहाँ पे है? SN1 और SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है। SN2 में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है हमें, इतना तो हमें पता है। SN1 में वीक चाहिए होता है SN2 से कंपेयर करें तो, और एलिमिनेशन में बेस चाहिए होता है। तो दोनों की नॉलेज हमें होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कैसे कंपेयर करें। कोई अगर दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हैं और पूछ रहा है किसमें SN2 ज़्यादा होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो। और एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे बेसिसिटी की बात होती है, करेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेसिसिटी क्या है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पहचाने कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है या फिर कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो ये जो ऑर्गेनिक की थियरी है, जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये वाला जो हम कवर कर रहे हैं, ये जितनी बार ज़्यादा करोगे, इन डेप्थ नॉलेज लोगे, उतना ही क्लियर होगा। ऐसे मत सोचना कि एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया तो समझ आ जाएगा, बैठ के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अ स्पाइरल। बार बार दोबारा वही कॉन्सेप्ट पे दोबारा से पढ़ोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा लगेगा कि अच्छा ये समझ आ गया, लेकिन उस पर दोबारा से आना होगा, फिर थोड़ा और क्लियर होगा, फिर दोबारा से आगे बढ़ोगे, फिर दोबारा उस पर आओगे और क्लियर होगा। इस तरह से चलती है ऑर्गेनिक, ठीक है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि एक बार ओवरव्यू हो गया तो ख़त्म। तो चलो कंपेयर करते हैं। लेट्स कंपेयर एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और वर्सेस बेस क्या होता है। बेस का एक और यूज़ है। देखो, न्यूक्लियोफाइल का तो इस चैप्टर में एक यूज़ है SN1 SN2 कराने में, बेस का यूज़ है एलिमिनेशन करवाने में। और SN1 SN2 में जो लिविंग ग्रुप होगा, वो जितना वीक बेस हो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो वहाँ पे भी हमें बेसिसिटी कंपेयर करनी पड़ सकती है ना। याद करो, SN1 SN2 के अंदर जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, कैसे पहचानें कितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? जितना वीक बेस हो। तो दो यूज़ हैं बेस के, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में और इनमें भी है। किसके लिहाज से? लिविंग ग्रुप के लिहाज से। सो गेटिंग बैक, न्यूक्लियोफाइल को लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ठीक है। इस पे कहां पे? हमारे SN1 SN2 में तो अटैक ऑन कार्बन। अटैक ऑन कार्बन किस वजह से अटैक होगा? क्योंकि उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। SN1 SN2 रिएक्शन में याद करो, कार्बन पे क्यों अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। और टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन,
या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि सपोज ये ग्रुप है, मान लो 2 बॉन्ड और हैं इसके, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लाएगा और इस पे अटैक करेगा, लोन पेयर लाएगा अपने। बेस क्या करेगा, सिर्फ इसको, और ये बेस ये इसको रिमूव करेगा, करेक्ट। तो काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। हाँ, कॉमन चीज़ क्या है इनमें, कॉमन चीज़ ये है कि दोनों के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए एक तरह से, क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, H+। तो दोनों क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए दोनों ही। तो एक अच्छी कॉमन चीज़ क्या है दोनों में, बोथ शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। और डिफरेंस क्या है, इसने अटैक करना है कार्बन पे, इसने प्रोटॉन को रिमूव करना है। अच्छे से दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इसमें। अब कंपेयर कैसे करें, इनके कौन कौन से पॉइंट्स होंगे न्यूक्लियोफाइल और बेस के, कि जिससे पता लगेगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या अच्छा बेस है। थोड़ा सा इनको कंपेयर करते हैं, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे एक्सक्लूसिव जाते हैं, क्योंकि यहाँ SN1 SN2 की बात हो रही है, तो मेजरली हम न्यूक्लियोफाइल पे फोकस करेंगे। एक ग्रुप के अंदर, पहले पीरियड पे आ जाओ, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। क्यों, रीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल है क्या, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे भी लिख सकते हो, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो न्यूक्लियोफाइल है। नाम क्या है, न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव लविंग। तो जितने आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो एक चीज़ तो ये है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो मतलब अगर कंपेयर करने में आ जाए, OH माइनस में, NH2 माइनस में और F माइनस में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, जो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो कैसे ट्रेंड गवर्न होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ट्रेंड गवर्न होगा, कि भाई जो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास रखेगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या होता है न्यूक्लियोफाइल में, साइज भी एक फैक्टर होता है। पर हमें पता है पीरियड में साइज की वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ग्रुप में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऊपर से नीचे एक पूरा का पूरा शेल बढ़ गया तो साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए वहाँ पे साइज का फैक्टर डोमिनेट करता है। लेफ्ट टू राइट यहाँ पे साइज फैक्टर माइनर होता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट याद करो, साइज फैक्टर डिक्रीज होता है पर अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, कोई खासा डिफरेंस नहीं है। एक पूरा पूरा शेल ऐड हो जाए वो अच्छा बड़ा डिफरेंस है। तो साइज फैक्टर हम नहीं लेते हैं लेफ्ट टू राइट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर लेते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो आराम से अपने लोन पे डोनेट कर दे NH-2, उसके बाद OH- और उसके बाद F-, करेक्ट। तो ये तो हुआ ट्रेंड लेफ्ट टू राइट। बेसिसिटी का ट्रेंड भी यही होता है, बेसिसिटी ट्रेंड ऑल्सो सेम। तो न्यूक्लियोफाइल पे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन आराम से कौन दे देगा इन अ पीरियड। और बेसिसिटी की बात करें तो मेजरली ये बेसिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो भी सेम रहती है लेफ्ट टू राइट, साइज कम ही होता है लेफ्ट टू राइट में, इसलिए लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी का भी सेम फॉलो होगा। लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी विल
डिक्रीज, क्योंकि अगेन शेयर नहीं करेगा अपने H+ को एक्सेप्ट जब कर रहा होगा तो अपने लोन पेयर H+ को क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, इसलिए बेसिसिटी भी सेम ट्रेंड रहता है लेफ्ट टू राइट। तो एक पॉइंट लिखो, इन अ पीरियड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर ट्रेंड आर सेम। इन अ पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ट्रेंड बोथ आर सेम इन अ पीरियड। In a group they are parallel. ग्रुप के अंदर बात करें अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो ग्रुप के अंदर साइज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, करेक्ट। ऊपर से नीचे अगर आ रहे हो, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा, साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे साइज फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है ना। एक लॉजिक तो लगता नहीं है देखो ऑर्गेनिक में कि ये लॉजिक लगा लो हर जगह, ऐसा नहीं है। हमको बहुत सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। इंट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, करेक्ट। बहुत से क्वेश्चन करे तो इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, या बहुत बार एक चीज़ को दोबारा पढ़ लेते हो तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात चल रही थी और ऊपर से नीचे साइज फैक्टर की बात चल रही है। इससे हम डिसाइड करेंगे, साइज फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा ऊपर से नीचे में न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे वेरी कर रही है। तो बात आई F-, Cl-, Br- और आयोडीन माइनस। तो ऊपर से नीचे में साइज किसका सबसे ज़्यादा है, आयोडीन का। और न्यूक्लियोफाइल में एक और पॉइंट ऐड करो, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा, इसकी पोलराइजेबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल की पोलराइजेबिलिटी मतलब जितना फजांस रूल पे आओ, जितना पोलराइज हो जाए वो आराम से, ठीक है, जितने उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएं, केमिकल बॉन्डिंग पे आओ, फजांस रूल पे आओ, जितने ज़्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्टॉर्ट हो जाएं आराम से, उतना अच्छा बॉन्ड बना लेगा। कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, और उतना अच्छा ही न्यूक्लियोफाइल होगा। अब कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, यहाँ से जब बॉन्ड बनाने आया F-, उसका साइज छोटा था, जब आयोडीन आया तो उसका साइज बड़ा है। बॉन्ड बनाने का आसान, आराम से अच्छे से बॉन्ड कौन बना लेगा, I-, इसीलिए I- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन F-। तो ऊपर से नीचे साइज फैक्टर डोमिनेट करता है, पोलराइजेबिलिटी फैक्टर रहती है, इसलिए I- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br- एंड Cl- एंड F-। बेसिसिटी उल्टी होती है इससे, ठीक है। बेसिसिटी टॉप टू डाउन इज अ रिवर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। Basicity top to down is the reverse of nucleophilicity, which means कि सबसे अच्छा बेस कौन सा है, I- है। सबसे अच्छा बेस ऑर्डर क्या है, I-, सबसे बेकार, F- सबसे बढ़िया, फिर Cl-, फिर Br-, और फिर जाके I-, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखनी हो तो फिर उस पे भी जा सकते हो, कौन से पे, कॉन्जुगेट बेस पे। एसिड कौन सा है, एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, HF, उसका HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देयरफॉर उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। तो बेसिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, वो इसलिए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसकी है, इसलिए बेस्ट बेस है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है बेसिसिटी। और अगर थंब रूल चाहिए तो फिर लास्ट लेक्चर के लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि एसिड देख लो कॉन्जुगेट,
वो स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा। तो हम पीरियड में प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है और बेस में बेस भी। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, रीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू डाउन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, रीजन बीइंग साइज या फिर पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जितनी आराम से पोलराइज हो सकते हैं उतनी ही आसानी से बॉन्ड बन सकता है और उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। लेकिन ये याद रखना, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, हमने जो डिस्कस किया है IF माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का, सबसे बेहतरीन I माइनस होगा ये प्रोटिक सॉल्वेंट में है, ठीक है, पानी के अंदर एक तरह से, या प्रोटिक सॉल्वेंट में। इसकी रीजन भी आगे आएगी, अभी तक इतना नोट करो। सो नाउ द क्वेश्चन, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। दोनों एक ही ग्रुप के हैं, राइट, और टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, RS माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RO माइनस। फिर यही क्वेश्चन में अगर लेट्स सी A पार्ट है, B पार्ट पूछ रहा है बेसिक कौन है ज़्यादा, तो टॉप टू बॉटम उल्टा होता है, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी का ट्रेंड उल्टा होता है। सो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ से भी हम ये लिख सकते हैं RO माइनस इज बेटर देन RS माइनस। ये हमने यहाँ पे इसका आंसर देने के लिए क्या लॉजिक यूज़ किया कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड टॉप टू बॉटम रिवर्स होता है। या फिर क्या कर सकते हो, इनके कॉन्जुगेट एसिड ले लो, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा ROH, इसका होगा RSH। एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, GOC के असाइनमेंट में भी था ये क्वेश्चन, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि बॉन्ड जो है S और H का, ये बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। बहुत सी रीज़न है इसकी, ये एक रीज़न है। जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी 339 किलो जूल पर मोल है और इसकी डिसोसिएशन एनर्जी 460 किलो जूल पर मोल है। खैर याद क्या रखना है कि थायो एल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे, वीक होंगे, राइट। तो दोनों ही लॉजिक से हमारा आंसर आ सकता है। क्या ऊपर से नीचे बेसिसिटी का ट्रेंड, बेसिसिटी घटती है, या फिर कॉन्जुगेट एसिड ले लो और फिर ये उसके उल्टे होंगे, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो कि ये है वीक होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। O माइनस, S माइनस, O माइनस। चलो पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, कितनी आराम से कोई अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, करेक्ट। कितनी आराम से कोई अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे है लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, सब पे नेगेटिव चार्ज है, बढ़िया है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये रेजोनेंस में है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में है, ये इधर छलांग मारेगा, ये इधर छलांग मारेगा, नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ कभी यहाँ कभी इधर जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि इसके लोन पेयर आराम से डोनेशन के लिए रेडी नहीं हैं। तो फिर उससे क्या हुआ, ये तो हो गया भाई वीक, ABC में इनके कम से कम एक जगह तो है, ये इसका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, तो सबसे वीक तो हो गया ये C। अब इन दोनों में लड़ाई हुई और याद करो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इंक्रीजेज, तो B
ए फिर सी। अब आ गई अगर बेसिसिटी की बात, तो बेसिसिटी के लिए कॉन्जुगेट एसिड की बात करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा? OH। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा? SH। इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा OH। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ऑर्गेनिक में हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा, C इज द वीकेस्ट। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे होंगे, और ये बेस का। क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। C को हमने रख लिया लास्ट में। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? B स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे B ले आओ, यहाँ पे A ले आओ, ठीक है। जो भी रूल तुम्हें कंफर्टेबल लगता है टॉप टू डाउन, किसके लिए? बेसिसिटी के लिए, वो यूज़ कर सकते हो। कॉन्जुगेट एसिड देख लो, सबसे इजी रहता है वो, और उससे कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर कर लो। बाकी न्यूक्लियोफाइल ऊपर से नीचे कैसे ट्रेंड जा रहा है वो भी सेम फॉलो करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस हमें प्रेडिक्ट करने हो तो कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, ये पता होना चाहिए। नाउ वन वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल और बेस इज, ये डिफरेंस करके फिर हम न्यूक्लियोफाइल पे स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस अगर कंपेयर करना हो तो एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि दिस इज अ, बेस पे आते हैं। चलो पहले बेस क्या करेगा? AH से रिएक्ट करके BH प्लस A माइनस, करेक्ट। H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है ये कहीं से, ये बेस का काम है, और इसका K इक्विलिब्रियम दे दिया। तो K भी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा बेस होगा। तो हम बेस को बोल सकते हैं कि बेस इज अ थर्मोडायनेमिक फिनोमिना। थर्मोडायनेमिक फिनोमिना क्या होता है? स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेफ्ट टू राइट जा रखते हैं तो कितना फीसिबल है वो रिएक्शन, उतना अच्छा बेस होगा। जितना फीसिबल कैसे? डेल्टा G डेल्टा H एनर्जी के हिसाब से देखते हैं। तो याद रखो, थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आ चुका है, बेस इज अ थर्मोडायनेमिक फिनोमिना, मतलब एनर्जी देखते हैं रिएक्शंस में, डेल्टा G देखते हैं, इतना फीसिबल हो उतना अच्छा बेस है। while nucleophile is a kinetic phenomena। काइनेटिक फिनोमिना का मतलब क्या है? देखो, केमिकल काइनेटिक्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो कैसे याद रख सकते हो उसको? स्पीड ऑफ रिएक्शन, जितना ज़्यादा तेजी से होगा, फास्ट होगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो रिएक्शन को स्पीड पर डिटरमिन करेगा, रिएक्शन फटाफट जो हो जाए स्पीड पर डिपेंड करेगा। बाद में स्टेबल हो के ना स्टेबल हो, मतलब जो एनर्जी की कंडीशंस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूक्लियोफाइल में, बेस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनर्जी की कंडीशंस। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या याद रखना है? थियोरेटिकली ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियोफाइल इज अ काइनेटिक फिनोमिना, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनकी वजह से एक और डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू बी स्मॉल, तेज से रिएक्शन करवाने के लिए इसका साइज स्मॉल होना चाहिए। और बेस के बारे में साइज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक तो ये भी रीज़न है। और कैसे समझ सकते हो इसको आप? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक करना है, कार्बन पे अटैक करना है, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक करना है? कार्बन पे अटैक करना है, और उसके साथ बॉन्ड भी बनाना है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू बी स्मॉल, वो 4 बॉन्ड में जगह निकाल के बीच में जाएगा, एक नया बॉन्ड भी बनाएगा। बेस ने H प्लस को तोड़ना है बस कंपाउंड से, ठीक है, उसको अंदर जाके भिड़ना नहीं है 4 बॉन्ड से। H प्लस क्या होता है? सबसे छोटा होता है H, राइट। प्योरिटी टेबल में सबसे छोटा साइज होता है हाइड्रोजन का, उसको उसने एक्सट्रैक्ट करना है, जाके वहाँ बॉन्ड भी नहीं बनाना, अपने आप खींचना है H को। तो इसलिए साइज इतना मैटर नहीं करता बेस के लिए, और न्यूक्लियोफाइल के लिए मैटर करता है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, टर्जरी ब्यूटॉक्साइड दे देते हैं, ये है टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बना है, टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल में H प्लस निकाल दो, टर्जरी ब्यूटॉक्साइड बन गया, ठीक है।
ये एक बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। देखो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ न्यूक्लियोफाइल होगी तो बेस नहीं हो सकती, नहीं, जनरली दोनों होती हैं। अच्छा बुरा हम कंपेयर कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी, अच्छा बेस भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज कोई अच्छा अटैकर है तो वो अच्छा डिफेंडर भी हो सकता है, ये तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा क्रिकेटर है मतलब, ठीक है। लेकिन ये इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये हाँ बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, जनरली दोनों होते हैं। अच्छा बुरा डिपेंड करेगा, होते दोनों ही हैं, मगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो ये बेस तो है, बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की काम नहीं करता। ऐसा कोई कंपाउंड दे दें रिएक्शन में तो हम समझ जाएंगे भाई ये न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही नहीं। क्यों? साइज़ इतना बड़ा है, कहाँ से जाके कार्बन पे अटैक करेगा, 4 बॉन्ड तो बना रहा है वो ऑलरेडी। तो ये अगर दे दिया तो दिमाग सिर्फ जाएगा कि दिस विल बी एक्टिंग लाइक अ बेस, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को कंपेयर करते करते हम न्यूक्लियोफाइल के ट्रेंड्स लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी के किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी? सबसे पहले पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने लोन पेयर उतना शेयर करने से हिचकिचाएगा, दूर रहेगा। फिर इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम किस फैक्टर पे डिपेंड की? साइज फैक्टर पे डिपेंड करी, या फिर पोलराइजेबिलिटी। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज किया इसलिए पोलराइज हो पाया, बॉन्ड बना पाया। या फिर और एक और चीज़ लिखना है इसमें, प्रोटिक सॉल्वेंट। ये बाद में जाके पता लगेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। हर सॉल्वेंट के अंदर ऐसा नहीं होता ग्रुप में, प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा होता है। कैसा? टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। थर्ड, साइज की बात की तो स्मॉलर जितना होगा उतना बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा, करेक्ट। बेस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता साइज का, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, न्यूक्लियोफाइल पे पड़ता है। जितना छोटा साइज उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। क्यों? अटैक कार्बन पे करना है। वैसे तो कहीं भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, ज़रूरी नहीं है कार्बन पे अटैक करे, किसी और पे भी कर सकता है। लेकिन अब SN1 SN2 की बात हो रही है और मेजरली हम कार्बन से डील करेंगे। और अगर सल्फर पे भी हो रहा हो तो सल्फर भी 2-3 बॉन्ड, 2, 4, 6 बॉन्ड तो बना रहा होगा, तो लॉजिक वहाँ भी लगेगा। स्मॉलर साइज होगा न्यूक्लियोफाइल का तो बढ़िया है। कार्बन पे अटैक होना है, उसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 तो होंगे ही अगर कैटायन भी होगा तो, इसलिए। फोर्थ की बात नहीं हुई थी इन तीनों की, तो हम बेसिसिटी से कंपेयर कर रहे थे तभी हो गई थी बात। चौथे की बात नहीं हुई है। चौथा है जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? लोन चार्ज इज अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? वो चाहता है कि कोई नेगेटिव चार्ज मुझसे कम कर दे, तो इसलिए डोनेट की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे H2O और OH- कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है? ये है। ऐसे ही H2S SH- में भी ये बढ़िया है, क्यों? नेगेटिव चार्ज है। ऐसे नाइट्रोजन NH3 ले लो, घटिया होगा NH2- से, और ये किससे घटिया होगा? NH2- से, करेक्ट। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पहचानने के ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट होगा SN1 SN2 में। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है उतना SN2 रिएक्शन होता है, करेक्ट। तो याद होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कैसे प्रेडिक्ट करें। क्वेश्चंस आते हैं कि SN1 ज़्यादा होगा कि SN2 ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। या सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे भी आ सकते हैं कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है न्यूक्लियोफाइल अच्छा बुरा बताने के लिए। तो इस क्वेश्चन से थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, वो जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं
इनके अंदर हमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बताना है प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर नहीं दिया हुआ तो प्रोटिक मानेंगे सॉल्वेंट को। इन दोनों में कौन सा बढ़िया है? टॉप टू डाउन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, तो ये वाला। अगेन टॉप टू डाउन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बॉन्ड बना पाएगा। क्यों? ज़्यादा साइज होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, खुद डिस्टॉर्ट होने की कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी, करेक्ट। एनायन क्या होता है? डिस्टॉर्ट होता है। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्टॉर्ट करता है कौन? कैटायन। फजान ज़रूर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके या मुझसे पूछ लेना। इन दोनों में हमने एक फैक्टर नया पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, चार्ज जिस पे ज़्यादा हो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इन दोनों में अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये दोनों, तो नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, राइट। वहाँ से भी देख सकते हैं, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम कर दिया है। कम किस किस रीजन से हो सकता है? रेजोनेंस से हो सकता है कि यहाँ वहाँ घूम रहा हो, एक जगह पे हो ही ना, तब भी वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। मतलब रेजोनेंस अगर होगी तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा। जैसे अगर इसको कंपेयर करें CH3O नेगेटिव और CH3COO नेगेटिव, इसमें रेजोनेंस है, एक जगह होगा नहीं, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ एक जगह है। या फिर दूसरी रीज़न क्या है? -I इफेक्ट से भी कम होगा नेगेटिव चार्ज, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह ही है, आराम से अटैक कर देगा। सो दिस इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दिस। इसमें रीज़न क्या आ गई? देखो अटैक कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। ये नेगेटिव है, ये अटैक करेगा, इसमें इस जगह से अटैक होगा। यहाँ पे अटैक के पास माना यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन इसके बगल में साइज थोड़ा सा ज़्यादा है। अटैक तो यहाँ से होगा, लेकिन उसके बगल वाले में लार्ज साइज है कंपेयर टू दिस। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे कार्बन 1 हाइड्रोजन है, तो साइज मैटर करता है। सिंपल ऐसा नहीं है कि 10 कार्बन और 1 कार्बन का एग्जांपल है, आराम से बता दोगे 10 वाला वीकर होगा ना, ऐसा भी हो सकता है। कार्बन सेम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बल्क है, तो अटैक करने के लिए, घुसने के लिए इसको मुश्किल होगी। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज दिस। तो इस एग्जाम्पल से वो जो 4 रूल्स हमने पढ़े थे उनमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू SN2 रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल के बारे में अच्छे से बात हो चुकी है, बेसिसिटी को हम न्यूक्लियोफाइल से कंपेयर भी कर चुके हैं। व्हाट आई वांट इज SN2 और SN1 की बेसिक नॉलेज तो हो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हो तुम, तभी इस वीडियो में ज़्यादा समझ आएगा। SN2 रिएक्शन से, अच्छा SN1 SN2 में एक कॉमन चीज़ क्या होगी? एक बढ़िया सा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। व्हाट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप? वीकर बेस। तो एक ग्रुप होता है ये वाला, ये बड़ा मस्त लिविंग ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं टॉसाइल ग्रुप। ये जो है ये टॉसाइल ग्रुप है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाएगा सल्फर, तो ये पूरे को टॉसाइल ग्रुप बोलते हैं, टॉसाइल ग्रुप। और एक बढ़िया सा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? ये अलग कहानी, ये अलग कहानी। O-, इसको लिखते हैं TSO-। दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि H+ लूज करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो आराम से स्टेबल हो गया इधर उधर घूम के। ऐसे क्यों? 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके तो 3 यहाँ बनेंगे, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन बनेगी, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जब यहाँ इसका कॉन्जुगेट जो एसिड होगा यहाँ H+ लगा दें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग होगा, करेक्ट। तो इसका बेस वीक होगा। अगर बेस वीक है तो दे आर बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। ये जो टॉसाइल ग्रुप्स हैं ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए भी यूज़ होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज OH,
इसको रिएक्ट करा दिया टोसाइल क्लोराइड, मतलब इधर क्लोरीन लगा है, ये फटाफट से ओ टोसाइल बन जाएगा प्लस HCl। जब ये बन गया, अब इसके अंदर कोई भी रिएक्शन कराओगे तो बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों? OTS माइनस इज अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो जब भी कोई इस तरह का रिएक्शन हो तो समझ लेना ओ टोसाइल बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और अगर वो बन गया तो फिर इट विल बिकम अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप बिकॉज इट इज़ अ वीक बेस। तो लीविंग ग्रुप जितना वीक होगा उतना बढ़िया, जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। और टोसाइल, ओ टोसाइल ग्रुप नेगेटिव बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। नाउ कमिंग ऑन टू SN2 रिएक्शन। SN2 में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो ये सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, देखो SN1 SN2 ज़रूरी नहीं है कि हम बता पाए एक्सोथर्मिक है, मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। डिपेंड करेगा बॉन्ड एनर्जीज पे। तो चलो एक्सोथर्मिक का केस ले लेते हैं। ये एनर्जी की है और ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो होंगे उन पे होगा। शुरुआत में क्या होगा? कार्बन बॉन्ड प्लस न्यूक्लियोफाइल, लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस X माइनस। X क्या हुआ? हेलोजन लीविंग ग्रुप। और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, राइट, वो सबसे अनस्टेबल होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, केमिकल काइनेटिक्स से आएगा। बाकी कुछ बहुत डिफरेंट है भी, डिफ़िकल्ट है भी नहीं, केमिकल काइनेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये जो डिफरेंस है यही एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये डेल्टा H होगा। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में भी किए थे हमने ऐसे ग्राफ, ये डेल्टा H होगा। ये तो एक ही स्टेप में हो रहा है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसलिए इस तरह का ग्राफ बनेगा SN2 का। और क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर? स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम उतना बढ़िया था। अटैक कहाँ से हो रहा था? 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं, फिर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। क्यों? इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। देखो 5 बॉन्ड बनाने के लिए पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प लेंगे। ये सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और इसने यहाँ से बॉन्ड बनाया, इसका तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो क्या लिख सकते हैं? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब इसमें तो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा, इसमें अनऑक्यूपाइड वाला होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। सपोज जैसे कोई चीज़ भरी हुई है, सपोज बीकर ले लिया हमने, 5 उसमें डिवीजन कर दिए, 1 2 3 4 5, पानी 5 मार्किंग तक भरा हुआ है। तो आगे जो भरेगा वो कहाँ भरेगा? हाईएस्ट के ऊपर भरेगा, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है यहाँ तो, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड वाले से भरेगा वो। तो ये याद रखना है और ये ग्राफ याद रखना है। बाकी और क्या कंडीशंस हैं SN2 में? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बड़ा फैक्टर है, जितनी कम होगी उतना बढ़िया रिएक्शन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि CH3 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद सॉल्वेंट का क्या रोल था यहाँ पे?
अप्रोटिक सॉल्वेंट हो, अप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो बढ़िया रहेगा। नाउ द रीजन बीइंग, ये रिएक्शन रेट है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इसके निकलने से पहले, ये बॉन्ड टूटने से पहले इसका अटैक हो जाए, इसका अटैक हो जाए। वो कब पॉसिबल होगा, जब ये बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, इसका रोल बहुत ज़्यादा है इसमें, राइट। तो वो कब हो पाएगा, जब एक्सक्यूज मी, सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को घेरे ना, या फिर सॉल्वेट ज़्यादा ना कर पाए। अब वो पॉसिबल किस में है, न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर उसके पास लोन पेयर होंगे। सपोज एसीटोन देखो, अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, एसीटोन। देखो प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके पास H कंबाइंड हो किसी काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। उससे क्या होगा, H प्लस मिल जाएगा हमें, है ना, H डेल्टा प्लस। जैसे वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, अमोनिया हो गया, उससे क्या होगा, H पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा और वो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसको सॉल्वेट कर लेता है। H पे पॉजिटिव चार्ज मतलब H का साइज क्या होता है, बहुत छोटा, तो डेंसिटी जो है उस नेगेटिव चार्ज की बहुत ज़्यादा हो जाती है और मस्त उसको सॉल्वेट कर पाता है वो न्यूक्लियोफाइल को। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में डेल्टा प्लस चार्ज H पे होता है और ये एनायंस को सॉल्वेट करता है बहुत ही अच्छे से। अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो H पे नहीं होगा, इतना याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। प्रोटिक सॉल्वेंट में H के ऊपर होगा डेल्टा प्लस, अप्रोटिक में H पे नहीं होगा। और H डेल्टा प्लस जो है वो माहिर है एनायंस को सॉल्वेट करने में। एनायंस हमारे इस केस में क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को प्रोटिक सॉल्वेंट तो घेर लेंगे, अटैक के लिए छोड़ेंगे नहीं, लेकिन SN2 में क्या चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वेट भी ना करे इसको ब्रेक होने के लिए। इसलिए हमें क्या चाहिए, अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जैसे कि एसीटोन। करेक्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का समझ आ गया और अप्रोटिक सॉल्वेंट भी समझ आ गया कि घेर के ना रखे। अब अगर OH प्लस आ गया तो न्यूक्लियोफाइल, सपोज OH CN माइनस न्यूक्लियोफाइल आया हमारा, अब प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये डेल्टा प्लस लगा के इसको सारे के सारे घेर लेंगे। कहाँ मूवमेंट होगी इसकी, कहाँ से अटैक करेगा SN2 के लिए, अरे क्या कर रहे हो, H प्लस लगाओ इधर, इस पे नेगेटिव चार्ज है, H प्लस लगाओ यहाँ पे, H प्लस सारे घेर लेंगे इस तरह ही। तो कैसे अटैक करेगा SN2 में, इसीलिए हम अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं ताकि इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब कार्बन इतना अच्छा सॉल्वेट नहीं कर पाता, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इतना बढ़िया सॉल्वेट नहीं कर पाएगा उसको, इसीलिए अप्रोटिक सॉल्वेंट है एसीटोन। और SN2 में अगर कहीं लिखा हो जैसे कि DMF, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, देखो फॉर्मिक एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड इज दिस HCOH, और फॉर्ममाइड ये होता है, एमाइड यही होते हैं ना, CONH2। और ये क्या हो गया, डाई मिथाइल, मतलब इसके अंदर CH3 तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। DMF लिख देंगे तो समझ आना अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ओहो फिर तो SN2 होगा। तो DMF याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखो। अगर DMF की जगह फॉर्मूला ले दिया तो कंफ्यूज ना होना और SN2 ही करना। और सॉल्वेंट्स जो एसीटोन, DMF, DMSO, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, एसीटोन का ही भाई है ये,
सिर्फ कार्बन की जगह सल्फर आ गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एसीटोन का भाई। तो ये सारे याद रखो। हेक्सामिथाइल फॉस्फोक्साइड, फॉस्फोक्साइड ये भी याद रखो, CH3 ट्वाइस N, CH3 ट्वाइस N, CH3 ट्वाइस, एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये सारे याद रखो। ये कहीं पे भी दिखे DMF, DMSO, HMPO, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, तो समझ लो कि बात कर रहा है वो किसकी, अप्रोटिक सॉल्वेंट की, और वो चाहता है कि आप SN2 को फेवर करो। तो SN2 की सॉल्वेंट की बात हो गई, क्या होना चाहिए, अप्रोटिक, ताकि ज़्यादा अच्छे से सॉल्वेट ना कर ले न्यूक्लियोफाइल को, जिससे कि वो अटैक ना कर पाए। दूसरा, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, दोनों की जो इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, याद करो स्लोवेस्ट स्टेप, उसमें दोनों ही इन्वॉल्व है। क्या क्या, हमारा सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। तो कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों की ही वेरी करने से फ़र्क पड़ेगा, SN1 में नहीं पड़ता फ़र्क। कहने का मतलब क्या है, सपोज ये रिएक्शन हो रहा है A और B, C भी लो चलो, प्लस OH माइनस गिव्स COH प्लस X माइनस, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, सेम है ना, रिएक्टर प्रोडक्ट सेम है। इसमें इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है, इसमें 1 मोल है, इसमें 2 मोल, इसमें 2 मोल, इसमें 1 मोल, इसमें 2 मोल। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, क्योंकि ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसमें है। ये भी मैक्सिमम इसकी, इसमें भी मैक्सिमम या इक्वल टू मैक्सिमम। सो B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A, राइट। यानी किस पे डिपेंड हो रहा है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन अलग है। इसी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, इसके पे भी डिपेंड करेगा। SN1 पे इसका कोई रोल नहीं होता, राइट। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल, या फिर न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, किसमें, SN1 में। इसकी सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन। चलो SN1 पे आएंगे तब इसकी ज़्यादा बात करेंगे। फिर एक और पॉइंट जो SN2 में आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर इज कि जो ये स्टेट बनती है, जब 5 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के, जब यूं 5 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के, तब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो बहुत बढ़िया है। क्यों, वो इसको स्टेबल करते हैं। यानी ये पॉइंट लिख सकते हो, इसकी पहली बात नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट इन SN2। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह का अगर कोई भी ग्रुप हो, कार्बोनिल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल, ऐसा अगर कोई बॉन्ड हो तो बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप बनेगा, राइट। क्योंकि ये जो है विड्रॉइंग होता है। इस पे एडवांस में क्वेश्चन भी आया था, विच विल बी द बेस्ट विड्रॉइंग, विच विल शो द बेस्ट रिएक्शन इन SN2, तो उसमें कार्बोनिल का एक केस था। तो ये भी याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा, उससे क्या होगा, SN2 का रेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को पता है कि SN2 में क्या होती है, रेसमराइजेशन होती है, सॉरी इन्वर्जन होती है SN2 में। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड इस तरह से होंगे, CH3H
X और यहाँ पे ले लो C2H5। इसको हम DMSO में OH माइनस का अटैक करा रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, X और OH और C2H5, मतलब ये वाली जो है इन्वर्जन हो जाएगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, क्लोरीन, सेम यही यूज़ किया हमने यहाँ पे, तो कैसे आएगा, OH माइनस, और यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकते हो H, यहाँ पे H कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। तो जो इसके ऑपोजिट होगा और खुद की चेंज हो जाएगी। यहाँ पे था क्लोरीन, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा OH, इधर आएगा H में, H की जगह में, मतलब अबव द प्लेन था क्लोरीन, तो OH माइनस बिलो द प्लेन आएगा। दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो लेकिन एक पॉइंट सुन लो अब, इसके भी बारे में भी शायद बात में हुई, ऐसा नहीं है कि ये R है तो S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों ग्रुप में हमें पता तो नहीं है 1 2 3 4 कौन सा है। हो सकता है सपोज जैसे ये है, R and S कैसे डिटरमिन होते हैं, 1 2 3 4 से प्रायोरिटी देते हैं हम, तो हो सकता है इसकी प्रायोरिटी 2 हो। अगर तो इसकी भी 2 ही है फिर तो ठीक है, R से S हुआ, S से R हुआ, ठीक है। हो सकता है पहले कुछ और बताया हो, अब हम थोड़े और इन डेप्थ में जा रहे हैं, तो सुन लो। अगर तो ये भी 2 है इसका ऑर्डर 1 2 3 4 में, या 3 है या 4 है, जो भी है वही इसका है, फिर तो ठीक है, R से S, S से R होगा। काफ़ी बार ऐसा ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसकी प्रायोरिटी 2 हो, इसकी 3 हो, फिर तो हमें देखना पड़ेगा। R से S आया है, हो सकता है R से R ही आए, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्जन R से S आए, लेकिन हाँ इन्वर्जन होगी। इन्वर्जन का मतलब क्या है, सपोज अम्ब्रेला है, एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला मान लो, उल्टी अम्ब्रेला, चारों बॉन्ड ऐसे हैं तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे इस तरह से आगे, ये इन्वर्जन होगी, राइट। ये जो बॉन्ड है ये उल्टा हो गया, बाकी भी उल्टे, मतलब ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, बड़े वाला बॉन्ड इधर था, अब इधर आ गया, जो नया यहाँ पे H मान लो, ये H आ गया, ठीक है। इसको इसलिए इन्वर्जन अम्ब्रेला भी बोलते हैं। तो इन्वर्जन तो होगी ही होगी, ज़रूरी नहीं है R से S आए, S से R आए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ना हो। सपोज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, 2 ग्रुप सेम कर दो, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब कहाँ से बात RS की, SR की, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं आई, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे इन्वर्जन हुई है। मतलब SN2 जहाँ पे होगा वहाँ पे इन्वर्जन तो होगी ही होगी। ज़रूरी नहीं है R से S आए, S से R आए, या ये भी ज़रूरी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी हो, बट इन्वर्जन इज़ अ मस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे SN2 के, और SN1 भी थोड़ा और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।